हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेव फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम किसी भी पार्टिकल को पोजीशन, टाइम से उसकी स्थिति को बताते हैं। ठीक वैसे ही जो क्वांटम होता है उसमें हमने क्या कंसिडर किया हुआ है कि डी ब्रॉगली के अनुसार कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसके साथ क्या होता है, एक वेव एसोसिएट होता है। इस वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, मतलब जो वेव एसोसिएट हो रहा है तो उस वेव की क्या स्थिति होती है, वो टाइम के साथ, पोजीशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो साइन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, आर कॉमा टी, यानी कि पोजीशन पर और टाइम पर। इसे हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी, यानी कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो पोजीशन और टाइम पर डिपेंड करता है, वो उसका फंक्शन होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो वेव एसोसिएट हो रही है उसमें जो पार्टिकल है उसका क्या पोजीशन है, किस टाइम पर वो कहाँ है। तो क्या हम जो वेव फंक्शन का इक्वेशन निकालते हैं या वेव फंक्शन फाइंड करते हैं, हर तरीके के वेव फंक्शन पॉसिबल होते हैं, हम किसी को भी वेव फंक्शन ले सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यही बताता है कि आप किस वेव फंक्शन को कंसिडर कर सकते हैं, किस वेव फंक्शन को कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से समझा जाए तो जैसे कि अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, तो उस मोबाइल को आप अच्छा मोबाइल या ख़राब मोबाइल कब बोलते हैं, जब वो मोबाइल वर्किंग है, उसका डिस्प्ले सही है, उसका साउंड सही है, उसका जो चार्जिंग टाइम है वो सही है, तो हम बोलते हैं कि ये मोबाइल सही है। लेकिन वहीं अगर वो मोबाइल का साउंड सही नहीं है, चार्जिंग टाइम सही नहीं है, डिस्प्ले सही नहीं है, तो आप क्या कहेंगे कि मोबाइल ख़राब है। तो एक अच्छे मोबाइल की और एक ख़राब मोबाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने डिस्क्राइब कर ली और जिसके अनुसार आप क्या कहते हैं, हाँ ये मोबाइल सही है, ये मोबाइल ख़राब है। ठीक वैसे ही हमारे पास क्वांटम में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ अगर ये वेव फंक्शन फॉलो करता है, ठीक है, तो इस वेव फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहते हैं। अगर फॉलो नहीं करता है तो हम क्या कहते हैं, दिस वेव फंक्शन इज़ नॉट फिजिकली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये इस तरीके से समझा जाता है। इसे हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव फंक्शन या एक्सेप्टेबल कौन सा वेव फंक्शन है, नहीं है, ये हम समझते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपको अगर डी ब्रॉगली वाला सारा क्लियर होगा तो वेव फंक्शन क्या है, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। तो अभी हम सीधा चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहला क्या होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज़। ओके, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जो हमारा वेव फंक्शन है, हम वेव फंक्शन को साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं अभी 1 डायमेंशन में कंसिडर कर रही हूँ फॉर जस्ट सिंप्लीफिकेशन, और अगर मैं इसे 3 डायमेंशन में लिखूँगी तो आर टी, ठीक है। तो अगर मैं ये लिखूँ सिंगल वैल्यूड कहने का मतलब, मान लीजिए ये साई है, ये आर है, ये कुछ इस तरीके का वेव फंक्शन है। तो यहाँ पर आर की इस वैल्यू के लिए साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, आर की इस वैल्यू के लिए यहाँ पर साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ में आर की एक वैल्यू के लिए, आर की हमने जो भी वैल्यू रखी उसके लिए साइन की एक पर्टिकुलर वैल्यू थी, तो ये सिंगल वैल्यूड कहलाता है। अगर इस ग्राफ को देखें, मान लीजिए मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ये साइन हो गया, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो ग्राफ है वो 3D में बनाया। अगर मैं एक्स लिखती मतलब 1D था। तो इस वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए R1 मान लीजिए, इस वैल्यू के लिए साइन की ये वैल्यू भी हो सकती है। इसी लाइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये वैल्यू भी हो सकती है साइन की। तो यहाँ पर R1 के लिए मेरे पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, तो क्या ये सिंगल वैल्यूड है। R1 की एक वैल्यू के लिए मेरे पास साइन की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। तो ये वाला जो फंक्शन है होगा या वेव फंक्शन होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगल वैल्यूड नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वेव फंक्शन है उसका जो मान है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब सेकेंड,
इसे ग्राफ से समझिए। ये मान लीजिए मेरे पास ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है, तो ये क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर यही ग्राफ इस तरीके से हो, बीच में आपको दिख रहा है कि गैप है, ये गैप दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि देखो तुम लोगों ने मैथ्स में ये पढ़ते होंगे, ये वाला इस तरीके से, या फिर तो ये ग्राफ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसमें ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। तो जो भी फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेव फंक्शन होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा, फाइनाइट, यानी कि जो भी वेव फंक्शन है, जब आप उसे सॉल्व करते हैं, उसमें लिमिट्स लगाते हैं, तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट, 0 1 समथिंग समथिंग जो भी आएगा वैसा आना चाहिए। इनफाइनाइट ऐसा नहीं आना चाहिए, तब वो वेव फंक्शन जो होगा वो एक्सेप्टेबल कहलाता है। फोर्थ, और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आपको श्रोडिंगर इक्वेशन जब मैंने फाइंड करवाया था, आपको याद होगा, हमने ये वेव फंक्शन लिखा था। ठीक है, अब इस वेव फंक्शन में एक्स, जो वेव फंक्शन है वो एक्स और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये 1D इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं टाइम को 0 ले लूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इसे 0 से डिनोट कर रहे हैं बस, x इज इक्वल ए ई की पावर आई एच कट पी एक्स, ई इंटू टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा। अब इसे मैंने साइन 0 रखा। अब इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें ये क्या है, ई की पावर है, ई की पावर है, तो इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मैथ्स में जो प्रॉपर्टीज लगती हैं उसका यूज़ करके। अब आप ये सोचिए, क्या मैं इसकी जगह, ये वाला जो हमारा टर्म है, इसकी जगह साइन 0 रख सकती हूँ, तो ये क्या होगा, साइन 0 एक्स ई की पावर माइनस आई ई टी अपॉन एच का। तो ये भी वही इक्वेशन है, ये भी वही इक्वेशन है, दोनों सेम है, बस नोटेशन या फिर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ठीक है, नाउ अब इसका मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ, जो आप लोग सिंपली मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो अब हम इसका क्या निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालते हैं, जो आप मैथ्स में करते हैं कि जो आई है वो माइनस आई हो जाता है। तो साइन स्टार, साइन 0 का स्टार, ई की पावर माइनस आई है तो क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, और अगर आई होता तो माइनस आई हो जाता, तो आई ई टी अपॉन एच कट। अब मैं इन दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या होगा, साइन एक्स कॉमा टी, साइन स्टार एक्स कॉमा टी, साइन 0 डिपेंड्स ऑन एक्स, साइन 0 स्टार एक्स, ये और ये ई आई ई टी अपॉन एच कट, ई की पावर माइनस ई टी अपॉन एच कट, प्लस एक प्लस में है एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट आ जाएगा, हो जाएगा। और हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई साइन स्टार एक्स टी साइन 0 एक्स साइन 0 का स्टार एक्स, ये हमारा लास्ट आंसर होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, यानी कि तो यहाँ पर कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारे पास लास्ट आंसर आया। तो अगर आपको फाइंड करना हो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो, ठीक है, यानी कि पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक रीजन में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहली बात। और आपको करना क्या है कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो
इनटू उसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो, और जहाँ पर भी आप फाइंड कर रहे हो डी वी या फिर डी एक्स डी वाई डी जेड जो भी आप रीज़न लेके चल रहे हैं वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, साइन और साइन स्टार की, साइन ज़ीरो एक्स इंटू साइन ज़ीरो एक्स का स्टार डी वी। इन केस अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दूसरा कंडीशन होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या पता चलता है कि पार्टिकल को किसी भी रीजन में फाइंड करते हैं जब हम, तो चाहे आपने जो इक्वेशन यूज़ किया था स्टार्टिंग में वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जो हमारा लास्ट आंसर होता है वो साइन ज़ीरो आ रहा है, और जो साइन ज़ीरो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी होती है सॉरी वो टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कि कर्ण को खोजने की प्रायिकता या कर्ण की किसी स्थिति पर होने की जो प्रायिकता होती है वह समय पर निर्भर नहीं करती है। ये स्टेटमेंट आपने शायद गणित में भी सुना होगा। तो जो वेव फंक्शन है उसकी ये भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, टाइम पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक, इसका अगला लास्ट हमारा है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल जो मैथ्स में यूज़ करते हो वही है, साइन आई साइन जे, यानी कि दो अलग अलग, आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2 3 जो भी हो सकती है, ठीक है। स्टार एक मतलब एक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले रहे हैं, एक को सिंपल। आप चाहें तो साइन आई साइन जे स्टार भी ले सकते हैं। डी टाउ मतलब कि डी वी 3 डायमेंशन में, डी एक्स 1 डायमेंशन में, इज इक्वल डेल्टा डिराक फंक्शन आई जे। अब यहाँ पर आपको पता होगा आई इज इक्वल जे होने पर वैल्यू क्या आएगी, डेल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आई इज़ नॉट इक्वल टू जे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो करना भी वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसकी वैल्यू अगर सेम है, ठीक है, तब यहाँ पर क्या आता है, 1 आता है, तब जो उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो 1 होता है। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग हैं, लाइक ये 1 है, ये 1 है, स्टार है, डी टाउ है, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब कुछ फाइनाइट होगी, ठीक है। लेकिन मान लो ये 1 है, ये यहाँ पर 2 है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी। इस अगर कोई वेव फंक्शन इसको फॉलो करता है तब हम वहाँ पर क्या कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन यूज़ किया है। इंटीग्रेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। मान लीजिए आप 1 डायमेंशन में कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में कर रहे हैं, तो या तो आपके पास कोई लिमिट दिया होगा। इन केस कभी कोई लिमिट नहीं देता, दैट मीन्स कि वो जो फंक्शन है जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको वो कहाँ फाइंड कर रहा है, ऑल स्पेस में फाइंड कर रहा है। ऑल स्पेस कहने का क्या मतलब होता है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये होता है अपना ऑल स्पेस। लेकिन अगर कहीं पे लिमिट दी हुई होगी, ठीक है, तो आप फिर वहाँ पर वो लिमिट यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जो वेव फंक्शन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई। क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देखी, सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए, ओके, और कंटिन्यूअस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, और जो है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जब उसको कोई फॉलो करता है कोई वेव फंक्शन, तभी वो वेव फंक्शन जो है एक्सेप्टेबल कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ आया कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।